आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 इसको रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों के वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं, तो एनुअल एग्ज़ाम में तैयारी के लिए हम चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज करेंगे और टॉपिक वाइज इनको हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। इसमें दो टॉपिक रहेंगे हमारे। एक रहेगा द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, और दूसरा टॉपिक रहेगा जो पिंड होते हैं, बॉडी होते हैं, उनकी घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो सेंटर ऑफ मास को जानने से पहले हमें जानना होगा कि निकाय क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो मैंने इस पर जो थ्योरेटिकल है वो लिख दिया है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कम समय में हम ज़्यादा बता सकें। तो मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा है निकाय। ये देख रहे हैं, लिखा है मैंने निकाय। तो निकाय आखिर होता क्या है? अगर हम दो गेंद लें, बॉल, और दो बॉल को साइकिल की जो स्पोक होती है उससे जोड़ दें। एक मेरे पास हरे रंग की बॉल है और एक रेड कलर की बॉल है। ये रेड कलर की बॉल है और ये ग्रीन कलर की बॉल है, और साइकिल में जो स्पोक होती है उससे मैं इसे जोड़ दूं तो ये निकाय बन जाएगा। तो किसी स्पोक से दो बॉल को जोड़ दें या दो से अधिक बॉल को जोड़ दें, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? उसे निकाय कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ डेफिनीशन मैंने दे रखी है, एग्ज़ाम में पूछते हैं कि निकाय क्या होता है, तो हमारा जवाब रहेगा कि दो या दो से, लिखा है, दो या दो से अधिक कणों के संयोजन को निकाय कहते हैं। जैसे HCl, इसमें दो आयन है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, तो ये भी क्या है? निकाय है। H2O में 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 3 परमाणुओं से मिलकर बना है H2O, तो ये भी क्या है? निकाय है। मेज में कई पार्ट लगे होते हैं, 4 पाए लगे हैं, 1 प्लाई लगी है, तो वो भी क्या है? निकाय है। और यहाँ पर कुर्सी, पंखा, पंखे में 3 ब्लेड, मोटर, ये सब है, तो ये भी क्या है? निकाय है। निकाय के बाद हम जानना चाहेंगे, तो सामान्यतः जितनी बॉडी होती है, पिंड होते हैं, पत्थर, ईंट, ये सब क्या है? निकाय है, जो दो कणों से या दो से अधिक कणों से मिलकर बना है, दैट इज सिस्टम, निकाय है। अब हम आगे चलते हैं और द्रव्यमान केंद्र जानेंगे क्या होता है। तो पहले एक चित्र दिखा रहे हैं हम। यहाँ एक पत्थर रखा है और ये पत्थर कहीं जमीन पर रखा हुआ है। ये घास का मैदान है और यहाँ ये पत्थर रखा है इस तरीके से घास में। इसको इधर से कोई फोर्स लगा रहा है, इधर से कोई धकेल रहा है नीचे को, इधर को। तो जब कोई ऊपर से धक्का देगा, तो जो हम धक्का देंगे वो धक्का इस पत्थर के जिस बिंदु पर जाकर कार्य करेगा, वो बिंदु इसका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, जिसे हमने इसमें लिखा है CM के द्वारा, CM, सेंटर ऑफ मास। दूसरी बात, इस CM पॉइंट पर यह पत्थर बैलेंस भी हो जाएगा। कोई वस्तु जिस पॉइंट पर बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए, वो पॉइंट उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। तो जिस बिंदु पर यह बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा, वो पॉइंट इसका क्या है? द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। अगर हम उससे थोड़ा बाएं रखेंगे तब भी गिरेगा, दाएं रखेंगे तब भी गिरेगा। जिस बिंदु पर ये बैलेंस हो जाए वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। तो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? परिभाषा में लिखा है
मैं बोल के सुना रहा हूँ। निकाय पर स्थित वह बिंदु जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और अगर उस पर बल लगाया जाए तो वह बल भी उसी बिंदु पर कार्य करता है। खैर, ये हमारी इतनी बात हो गई। आगे चलते हैं। अब बात आई कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र आखिर हम निकालेंगे कैसे। पेपर में उसमें जो बुक है, एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन है कि HCl में हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है उनके बीच की दूरी दी है। तो HCl का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो। तो हमारे पास एक सूत्र होना चाहिए जो हम उसे निकाल सकें। तो मैंने यहाँ द्रव्यमान केंद्र के सूत्र को बनाने के लिए डायग्राम ऑलरेडी कुछ बना रखा है, कुछ मुझे बनाना होगा। तो मैं दिखाता हूँ। इसमें मेरे पास यहाँ दो द्रव्यमान हैं, एक M1 और एक M2। तो M1 द्रव्यमान छोटा है और M2 द्रव्यमान कुछ बड़ा है। तो द्रव्यमान केंद्र जो होता है, अगर ये दोनों द्रव्यमान बराबर होते तो द्रव्यमान केंद्र बीच में होता, लेकिन ये द्रव्यमान बड़ा है, ये वाला द्रव्यमान बड़ा है, इसलिए द्रव्यमान केंद्र बीच से कुछ बड़े वाले की तरफ को होगा। उस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करें, क्या करें, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, जरा उस पर विचार करते हैं। सूत्र देखो, इसका सूत्र होगा, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं द्रव्यमान केंद्र, शॉर्ट में लिखेंगे CM, और CM को O से मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस कहलाती है RCM। इसका मान, इसका फॉर्मूला RCM इक्वल टू, अपॉन खींचेंगे पहले द्रव्यमान से जो M1 है, M1 से ये वाली डिस्टेंस कितनी मानेंगे, R1, और M2 से ये वाली डिस्टेंस ये मानेंगे R2। M1 की मूल बिंदु से दूरी R1, M2 की मूल बिंदु से दूरी R2। तो RCM या द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का सूत्र क्या होगा, वो होगा, यहाँ देखें, M1 इंटू R1, इस M1 की गुणा R1 से करेंगे तो आएगा M1 R1 प्लस M2 इंटू R2 अपॉन, और नीचे दोनों द्रव्यमानों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने का सूत्र है। इसके बाद अगर हम विचार करें कि तीन कण हों, तीन छोटी बड़ी बॉल हैं, उनका अगर द्रव्यमान केंद्र निकालना हो तो सूत्र क्या बैठेगा, तो सूत्र होगा RCM इक्वल टू M1 R1, ये द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु के सापेक्ष निकल रहा है, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। ये द्रव्यमान M की R से गुणा हो रही है, ये कहलाएगा द्रव्यमान का आघूर्ण, और बटे में तीनों द्रव्यमानों को हम जोड़ देंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यह तीन कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र का सूत्र हो जाएगा M3। ऐसे चार कण होंगे तो एक पद आगे और बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट बात इसमें ध्यान देनी है हमको कि कभी अगर कोई आकृति दी हो, जैसे कोई त्रिभुज दिया हो, जैसे कोई त्रिभुज दिया हो,
ये त्रिभुज ले लिया मैंने, त्रिभुज बना लूं। अगर कोई त्रिभुज दिया हो और त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 द्रव्यमान रखे हों, छोटे बड़े, यहाँ कोई रखा है 1 किलोग्राम, यहाँ रखा है 2 किलोग्राम और यहाँ रखा है 3 किलोग्राम, 1 kg, 2 kg और 3 kg, और बोले कि इसका द्रव्यमान केंद्र बताओ कहाँ होगा। और जबकि ये समबाहु त्रिभुज इन्होंने बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा है प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, द्रव्यमान केंद्र बताओ। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस त्रिभुज को मूल बिंदु पर दिखाते हैं और तीनों कोनों के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 10, 0 और यहाँ के निर्देशांक निकालने को यहाँ से लंब गिराएंगे तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और इसे पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो यहाँ के निर्देशांक 5, आ गए। तो निर्देशांक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें द्रव्यमान केंद्र किस सूत्र से निकालना चाहिए, जरा वो देखो। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई त्रिभुज है या कोई अन्य आकृति है, चतुर्भुज है, ये त्रिभुजाकार आकृति है, इसके निर्देशांक हैं x1, y1, इस सिरे के निर्देशांक हैं x2, y2 और यहाँ के निर्देशांक हैं x3, y3। इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं ये। बोले बताओ निर्देशांक इसके जो द्रव्यमान केंद्र है, तो द्रव्यमान केंद्र भी निर्देशांक के पदों में ही आएगा। तो इसे निकालेंगे हम XCM और हाँ द्रव्यमान क्या क्या रखे हैं, इस पॉइंट पर जो द्रव्यमान रखा है, यहाँ द्रव्यमान रखा है M1, इस पॉइंट पर द्रव्यमान है M2 और यहाँ द्रव्यमान है M3 इक्वल टू, तो x अलग निकलेगा, y अलग निकलेगा, तो XCM निकालेंगे तो सूत्र होगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे ही YCM निकाल देंगे। YCM क्या हो जाएगा, इक्वल टू, उसमें x1 x2 की जगह y1 y2 आ जाएंगे। M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 और अंत में लास्ट में हम लिखेंगे द्रव्यमान केंद्र CM इक्वल टू, तो ब्रैकेट में जो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, उन्हें इकट्ठा करके कॉमा लगा के लिख देंगे। तो यहाँ XCM का मान लिख देंगे और इस पॉइंट पर YCM का मान लिख देंगे। दैट इज फाइनल आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने द्रव्यमान केंद्र निकालने के तरीके बताए कुछ, और द्रव्यमान केंद्र का वेग कैसे ज्ञात करते हैं उसे और देख लें आज की वीडियो में। नेक्स्ट कार्य हम फिर करेंगे। द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का
वेग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। तो वेग हम जानते हैं, वेग होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी या डी एस अपॉन डी टी, विस्थापन बटे समय। तो हम r का फॉर्मूला लेंगे पहले, r का फॉर्मूला। तो r इक्वल टू हम जानते हैं, हमने लिखा है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस, और ज़्यादा कण है तो डॉट डॉट लगा देंगे कि और भी हो सकते हैं, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, और जो r लिखा है इसके सफिक्स में लिखते हैं cm, द्रव्यमान केंद्र का वेग। इसे अगर ध्यान दिया जाए तो जैसे साइकिल होती है, साइकिल का पहिया जब घूमता है, साइकिल आगे चलती है, तो साइकिल की जो धुरी होती है, साइकिल की जो धुरी होती है, ये साइकिल का पहिया है, और बीच में है इसका एक्सल, ये यहाँ स्पोक लगी हुई है ऐसे। तो जब ये पहिया घूमेगा, इस तरीके से चलेगा, आगे को जाएगा, तो पहिया तो कर रहा है घूर्णन गति, और इसका जो एक्सल बढ़ेगा आगे को, ये एक्सल की जो स्पीड होगी आगे को, पहिया की अपनी गति है, लेकिन जो बीच का केंद्र का पॉइंट एक्सल चलेगा आगे को, इसका जो वेग होगा वो कहलाएगा BCM, द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो पहिए का जो द्रव्यमान केंद्र है वो इसका सेंटर है बीच में ये, तो पहिए के केंद्र के वेग को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ, द्रव्यमान केंद्र का वेग, उसका फॉर्मूला। और m1 m2 m3 क्या है, ये जो पहिए में तीली लगी है, स्पोक लगी है, ये उनके द्रव्यमान है। r1 r2 r3 क्या है, उनकी जो लंबाइयाँ हैं स्पोक की, वो त्रिज्याओं का काम करती हैं। खैर, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आगे क्या होगा, r स्थिति है, विस्थापन है, इसका अवकलन कर दें तो वेग मिल जाएगा। तो उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, सरल कर दूं। नीचे जितने कण जुड़े हुए हैं, ये m1 से लेकर m2 m3 आदि, इन सब का टोटल कैपिटल M लिख दे रहे हैं, छोटे m सभी का द्रव्यमान कैपिटल M। तो इनका योग हो गया इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M, और बाकी हमारा क्या बचेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट डॉट, ब्रैकेट बंद, इधर क्या है RCM। बस इसका अवकलन कर दो। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा DRCM अपॉन DT, ये बन गया वेग, dr हो गया विस्थापन, dt हो गया समय अंतराल, तो वेग बन गया 1 बटे कैपिटल M, ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में है m1, द्रव्यमान ऐसे ही रहेगा, r1 का अवकलन लिखा जाएगा dr1 बटे dt प्लस m2 ऐसे ही रहेगा, अचरमान है, dr2 अपॉन dt प्लस ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M, ब्रैकेट में m1, और जो dr1 अपॉन dt है, ये वेग हो जाएगा पहिए की एक स्पोक का, तो इसे लिखेंगे v1, ऐसी m2 और इसे लिखेंगे v2 और प्लस डॉट डॉट, ब्रैकेट बंद, और इधर हो जाएगा वेग v और सफिक्स में लग जाएगा cm,
पहिए का जो एक्सल होता है वो कितने वेग से चल रहा है। तो जो येलो कलर से आया यह द्रव्यमान केंद्र के वेग का सूत्र है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कार्य हम कल करेंगे। धन्यवाद।